हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री, मंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद से संबंधित और हमारे मूल अधिकार और कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम एक क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति महोदय हमारे संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद कहां से स्टार्ट करते हैं? अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 52 से 62 तक। वैसे 71 भी इससे रिलेटेड है और 72 भी इससे रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन हम एक बार इस पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति हुआ, संसद हुआ, ये सभी मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री हमारे संविधान के भाग में 5 में इंक्लूड किए जाते हैं। क्योंकि पहले में हमारे क्या है, भारत के संविधान के भाग पहले में राज्य और उसके क्षेत्र है, सेकंड में नागरिकता है और तीसरे में मूल अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और 5 में जो आपको बताया गया 5 हमारा राष्ट्रपति से संबंधित है। तो इसमें आपको आर्टिकल, इसमें हम महत्वपूर्ण आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 52 जिसमें बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 इसमें बताया गया कि समूची कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी समूची कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसके बाद में आर्टिकल 54 में बताया गया है कि निर्वाचक मंडल क्या होगा, यानी निर्वाचक मंडल में क्या क्या सदस्य शामिल होंगे। तो हम 54 की बात करते हैं। 54 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बताया गया कि इसमें कौन निर्वाचक मंडल में शामिल होगा। तो आपको याद रखना है, निर्वाचक मंडल में संसद की, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, ओनली निर्वाचित सदस्य। और उसके बाद में राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य। और सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली और पुडुचेरी, यानी दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित है, ये इसमें भाग लेते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता की, यानी राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति की योग्यता हमें आर्टिकल 58 में बताई गई है। अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता 35 वर्ष। एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि 30 है, 25 है या 21 है, नहीं, यहाँ पर 35 वर्ष दी गई है। इसके बाद में लोकसभा का सदस्य चयन होने की योग्यता रखता हो। यहाँ पे भी आपको याद रखना है लोकसभा का सदस्य चयन होने की योग्यता रखता हो, ना कि राज्यसभा का। और लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर न हो। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 59 की। यहाँ पर जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, यानी जहां पर एग्जामिनर का फर्स्ट में ध्यान जाता है और पॉलिटी के क्वेश्चन एग्जामिनर वहीं से उठा लेता है, तो आपसे इतना डीपली जाके नहीं पूछेगा। हो सकता है आर्टिकल 58 भी ना पूछे, पर यह पूछा जा सकता है कि उम्र कितनी है। तो 35 वर्ष। कौन से सदन का सदस्य होना चाहिए? राज्य विधानसभा का, लोकसभा का या राज्यसभा का, या इनमें से कोई नहीं। तो यह पूछा जा सकता है कि लोकसभा का। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आता है आर्टिकल 56। आर्टिकल इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने इसमें बात बताई गई है। इसमें क्या है? कार्यकाल की बात बताई गई है। तो कार्यकाल कितना होना चाहिए? तो जनरली राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको याद होना चाहिए कि 5 वर्ष का होता है। जैसे हमारी लोकसभा का कार्यकाल कितना है? लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना है? स्थायी नहीं है। यहाँ की हमारी जो राज्यसभा होती है वो एक स्थायी सदन होता है। वहां पर लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जैसे उनका टर्म और होता है राज्यसभा का 6 साल का एक सदस्य का, और हमेशा 2 वर्ष बाद में एक 3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। यानी एक साथ ना तो कभी सारे सदस्य रिटायर होते हैं, ना एक साथ चयन होता है, इसलिए वो स्थायी सदन होता है। जो आपको साथ साथ में बातें बताई जा रही है उनको थोड़ा याद करके रिकॉल करते हुए चलिए, क्योंकि हमारी ये क्लास रिवीजन क्लास है, तो आपका साथ साथ में रिवीजन हो जाएगा। टॉपिक आपको राष्ट्रपति करवाए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में लोकसभा भी बता दी जा रही है, राज्यसभा भी। इससे क्या होगा कि आपकी इमेजिनरी पावर स्ट्रांग होगी
और आप साथ साथ में एक क्लास में सब कुछ कवर कर लोगे। और उसके बाद में बताया गया कि कैसे हटाया जा सकता है। एक तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि त्याग पत्र किसे देगा, तो याद रखना उपराष्ट्रपति को। दूसरे, महाभियोग से हटाया जा सकता है, ठीक है, या फिर स्वास्थ्य कारण से अपना पद छोड़ दे तो महाभियोग से भी हटाया जा सकता है। और आपको याद रखना है इसी में आर्टिकल अनुच्छेद 61 क्या है, अनुच्छेद 61 है महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, यानी वो प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए याद रखना है प्रक्रिया में कि वो प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, दोनों सदनों में लाया जा सकता है। और लाने के लिए कम से कम 1/4 सदस्य, यानी हमारे टोटल सदस्य मान लीजिए 543 है, उसका 1/4 सदस्य उसका समर्थन करेंगे। उसके बाद में राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी। उसके बाद में वो विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। तो हटाने की प्रक्रिया कहाँ है, 61 में। महाभियोग महाभियोग से हटाया किस में जा सकता है, 56 में, यानी कार्यकाल 5 वर्ष का है, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर हट सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ये कार्यकाल से संबंधित। इसके बाद में इसी में एक सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है कि शपथ कौन दिलाता है। उपराष्ट्रपति तो नहीं दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी अब हमारे वर्तमान में संजीव खन्ना हमारे न्यायाधीश है, उससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ महोदय थे। तो आपको याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इन कंडीशन अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलाएगा, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो शपथ दिलाएगा उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। ओके, ये राष्ट्रपति से संबंधित आपके मोटे मोटे आर्टिकल हो गए हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से फिर आपको बता देता हूं, एक तो उम्र महत्वपूर्ण है, एक लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लोकसभा का सदस्य चुना जाना चाहिए, महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। त्याग पत्र किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। त्याग पत्र देने से पहले या फिर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करने से पहले 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, और विशेष बहुमत के द्वारा ही यानी 2/3 बहुमत के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, इससे पहले नहीं। अब हमारा राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करते हैं। बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक है, ठीक है, यानी 63 लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया, जिसमें आपको याद रखना है कि 63 में क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। सबसे महत्वपूर्ण अपना आता है 64। इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होगा। उपराष्ट्रपति का कार्य होता है सभापति का। अब सभापति क्या होता है, सभापति होता है राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी, जो वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़। पीठासीन अधिकारी कौन है राज्यसभा का, सभापति होता है। यानी उपराष्ट्रपति किसकी भूमिका निभाता है, उपराष्ट्रपति भूमिका निभाता है सभापति की। यानी उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं दिया जाता। आर्टिकल 97 के अकॉर्डिंग उसे किसका वेतन दिया जाता है, सभापति का वेतन दिया जाता है। इसके बाद में है आर्टिकल 65। इसमें बताया गया है कि अगर भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित है या फिर उसका पद खाली हो जाता है या पद से हटा दिया जाता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। ओके, ये 3 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि 63 एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 सभापति की भूमिका में होगा और 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इसमें योग्यता में अगर पद के लिए पूछे कि उम्र कितनी होनी चाहिए तो इसमें भी उम्र कितनी है, 35 वर्ष है। और शपथ किसके सामने देगा, यहां पर सीजीए के सामने नहीं, शपथ लेगा राष्ट्रपति के सामने। ओके, ये आपका नाम उपराष्ट्रपति है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं मंत्री परिषद की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्री परिषद हमारे संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 75 में बताया गया है, 74 और 75 में, ठीक है। अब 75 के बारे में हम समझते हैं 75 क्या है। 75 में बताया गया, 75 फर्स्ट, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति महोदय पीएम को शपथ दिलाएगा, प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएगा और उसके बाद में
सॉरी शपथ नहीं दिलाएगा, यहाँ पे पीएम की नियुक्ति करेगा। पीएम की नियुक्ति कौन करता है? पीएम की वैसे कोई शपथ नहीं होती है, वो एक संसद के रूप में, संसद सदस्य के रूप में अपनी शपथ लेता है पीएम को, और पीएम की सलाह पर और परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में इसमें बताया गया आकार, जो संविधान संशोधन से किया गया है। और आकार क्या होना चाहिए? आकार होना चाहिए मंत्रिपरिषद का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, यानी वर्तमान में लगभग कितने मंत्री होने चाहिए? 82 मंत्री होने चाहिए। और 82 मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता है? मंत्रिपरिषद। एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 75(3), जिसमें बताया गया है कि हमारी मंत्रिपरिषद यानी कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होगी? हमारी कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आपको याद रखना है कि ना तो संसद के प्रति उत्तरदायी है, ना राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है, किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। यहाँ पर एग्जामिनर हमसे गलती हो जाती है कि हमें याद नहीं रहता कि किसके प्रति है। तो आपको याद रखना है कि हमारी कार्यपालिका में कौन होते हैं? पीएम की मंत्रिपरिषद, यानी जिसको मेजोरिटी यानी बहुमत मिल जाता है वो कार्यपालिका होती है। तो कार्यपालिका कहां से चुनकर आ रही है? कार्यपालिका लोकसभा से चुनकर आ रही है। तो उत्तरदायी किसके प्रति होगी? लोकसभा के प्रति होगी। मंत्रिपरिषद से संबंधित हमारे ये आर्टिकल थे। और इसमें एक बात ये याद रखना कि 75(2) अनुच्छेद याद नहीं रखना है, पर मोटा मोटी याद रखना है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है। ओके। संसद, अगर संसद के गठन की बात करें तो आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात की गई है। और संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। एक तो होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। अब आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसका सदस्य होता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, इनमें से किसी का नहीं, या फिर दोनों का? तो आपको बताना है कि इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। राष्ट्रपति अपने आप में एक बॉडी है, एक अंग है, किसी का सदस्य नहीं है। ये हमारे संसद की गठन की बात आर्टिकल 79 में की गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा के गठन की बात और संरचना की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि राज्यसभा की संरचना क्या होगी। तो आपको याद रखना है मैक्सिमम या अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 245। याद रखना है कि वर्तमान में 245 है। और ये 245 कैसे है? यानी 250 तक हो सकती है, लेकिन 245 है। यानी अगर 246, 47, 48 यहाँ तक की 250 तक करनी है तो हमें संविधान में संशोधन ना करना पड़े। एक बार में हमारे संविधान निर्माताओं ने 250 लिख दिया कि 250 तक आप सदस्यों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं? 245। अब इसमें से याद रखने हैं कि राष्ट्रपति महोदय 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और मनोनयन का क्षेत्र क्या है? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां से राष्ट्रपति महोदय इन सदस्यों को 12 को मनोनीत करता है। ये मनोनीत करने की प्रक्रिया क्यों हमने अपनाई है? क्योंकि सभी जो लोग हैं वो चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहते, उनको होच-पोच लगती है चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेना, तो वो इस प्रक्रिया से दूर रहना चाहता है। पर हमारे संविधान निर्माता, या फिर अगर हम वर्तमान की बात करें तो ऐसा होता है कि जो भी अनुभवी व्यक्ति है उसको इस होच-पोच के बिना संसद में स्थान देना। इसलिए जो भी योग्य व्यक्ति है उनको बिना चुनाव के सीधे स्थान देने की प्रवृत्ति को अपनाने के लिए हमने ये प्रक्रिया अपनाई है। तो आपको एक बात याद हो रखनी है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का चयन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चयन कौन करते हैं? हमारे एमएलए करते हैं, यानी हमारे विधायक के द्वारा इनका चयन किया जाता है। और इनके चुनाव की प्रकृति कैसी होती है? इनके चुनाव की प्रकृति अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत द्वारा की जाती है और मतदान हमेशा गुप्त होता है। ये आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा के गठन की बात की गई है, संरचना की बात की गई आर्टिकल 81 में।
आर्टिकल 81 में बताया गया कि संरचना क्या होगी। संरचना बोले तो सदस्यों की संरचना कितनी होगी, तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, अधिकतम सदस्य संख्या 552 बताई गई है। लेकिन वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में है हमारे 543, यानी 543 वर्तमान में है, अधिकतम 252 हो सकती है। और याद रखना है कि 104वें संविधान संशोधन से 2020 से आंग्ल भारतीय जो लोग होते हैं उनका प्रतिनिधित्व अब खत्म कर दिया गया है। पहले राष्ट्रपति को अधिकार था कि 2 सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है, मनोनीत किया जा सकता है, लेकिन अब यह व्यवस्था नहीं की गई है। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा में संरचना कितनी है, 552 की हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 543। और लोकसभा सदस्य चुनने के लिए यानी हमारे एमपी सांसद बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। याद रखना है 25 वर्ष हमारे लोकसभा के लिए है, 30 वर्ष हमारे राज्यसभा सदस्य के लिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए उम्र है 35 वर्ष। ये लोकसभा से संबंधित हमारे महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद थे। इसमें याद रखना है लोकसभा का चुनाव यानी हमारे लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है कि यहाँ पर सीधा जनता द्वारा चुनाव करती है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 543 सीटों पर चुनाव हो रहा है और जनता 543 में 543 को चुन रही है। इसमें से अगर किसी को 283 प्लस मिल जाता है तो ये होता है बहुमत, और यहाँ पर किसकी सरकार होगी, जिसके 283 बहुमत मिलेगा, ठीक है। और राष्ट्रपति उसको फिर एक व्यक्ति को क्या बनाएगा, पीएम बनाएगा। जैसे अब वर्तमान में अगर हम बात करें सरकार किसकी, बीजेपी की, यानी इसको 283 प्लस से बहुमत मिला हुआ है, 282 प्लस या 83 बहुमत। ओके, ये होता है लोकसभा का गठन। राष्ट्रपति आपको बता दिए गए आर्टिकल अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संसद से संबंधित हमने महत्वपूर्ण बातें गौर कर ली है। अब इसके बाद में हम चलते हैं मूल अधिकारों पर भी। मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार का संविधान में क्या योगदान है और एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। मूल अधिकार, मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 है। मूल अधिकार के भाग को मेग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहा जाता है। और सबसे पहले संविधान में लिखित रूप किसने दिया था, अमेरिका ने सबसे पहले मूल अधिकारों को लिखा था। लिखित रूप किसने दिया था, अमेरिका ने पहली बार 1789 में। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं विस्तार से मूल अधिकारों की। मूल अधिकार में पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार हमारे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार है। उसके बाद में आता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। इसके बाद में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में बताया गया है। इसके बाद में आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेकर 28 तक है। इसके बाद में आता है शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार। शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार। शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार किसमें आते हैं, ये आते हैं आर्टिकल 29 और 30 में। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण, जैसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अब नाम से स्पष्ट हो रहा उपचार, यानी अगर मूल अधिकारों का हनन किया जाएगा, उन्हें खंडित किया जाएगा, चोट पहुंचाई जाएगी, तो इस आधार पर इसका उपचार किया जाएगा। और कौन करेगा, हमारा उच्चतम न्यायालय, जिसमें पहले डीवाई चंद्रचूड़ बैठते थे, अब संजीव खन्ना। आर्टिकल 32। तो टोटल कितने हो गए, 6। 1 2 3 4 5 और 6। पहले संपत्ति का अधिकार था 31 के अकॉर्डिंग, जिसे क्या निरस्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन से। अब इस पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 14 में बताया गया विधि के समक्ष समता। समता किसके समक्ष, विधि के समक्ष।
विधि के समक्ष क्षमता क्या होती है, यानी आईपीसी। बात करें अगर अंबानी महोदय किसी का कत्ल कर दे, नरेंद्र मोदी किसी का कत्ल कर दे, या फिर गांव का कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर दे, तो सभी को सजा क्या है, कानून के अकॉर्डिंग सेम मिलेगी। ओके, और विधि के समता और विधियों का समान संरक्षण। समान संरक्षण का अर्थ है कि कभी कभी किसी वंचित वर्ग के कल्याण के लिए हम कुछ सपोर्ट सिस्टम कर सकते हैं, जिसे सकारात्मक कार्रवाई कही जाती है। जैसे आरक्षण से संबंधित प्रावधान है, अगर कोई वीकर सेक्शन है उसके कल्याण के लिए आरक्षण किया जा रहा है तो वो समान संरक्षण की श्रेणी में आएगा। इसके बाद में आता है 15 में कहा गया भेदभाव का निषेध, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान और जाति धर्म मूल वंश लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, ये 5 ऐसे रीजन है जिनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 इसमें कहा जाता है कि लोक नियोजन, यानी हमारी सरकारी नौकरी में लोक नियोजन में राज्य क्या करेगा, अवसर की समता रखेगा। जाति धर्म मूल वंश लिंग जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर राज्य किसी और उद्भव, ये 7 फैक्टर ऐसे हैं जिनके आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर व्यक्तियों के लिए है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ या राज्य किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर सरकारी नौकरियों से संबंधित भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 17 में बताया गया है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का क्या किया जाएगा, अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, यानी आज के बाद अस्पृश्यता ना तो बोलने के माध्यम से ना किसी को छूने के माध्यम से इन चीजों का पालन किया जाएगा। इन अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। अंग्रेजों के द्वारा राजाओं को सर की, लॉर्ड की, बहादुर की उपाधि दी जाती थी। भविष्य में ऐसा ना हो इसलिए संविधान निर्माताओं ने सोचा कि अगर उपाधि का ट्रेंड चलता रहा तो क्या होगा कि लोग जो दूसरे लोग हैं उनसे हमेशा सर्वोच्च रहेंगे, यानी किसी को सर बोलना, लॉर्ड बोलना, बहादुर बोलना, ये उपाधि दूसरों को स्पेशल फील कराती है और किसी व्यक्ति को नीचा। तो इन उपाधियों का इसलिए अंत किया गया कि समाज में समानता बनी रहे। और ये किसके अंडर आता है, समानता के अधिकार के अंडर में आता है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। किसकी बात करते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार की, जो किसमें है 19 से लेकर हमारे 22 तक है। 19 सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि 19 में बताया गया है बोलने की आजादी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति, बोलने की और अपने हाव भाव को एक्सप्रेस करने की आजादी किसमें है, आर्टिकल 19 में है। 20 में बताया गया 2 स्थिति से संरक्षण। अब 2 स्थिति से संरक्षण कैसे, ये हमें न्यायालय से संरक्षण देता है। 2 स्थिति से संरक्षण इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को भूतलक्षी विधि यानी पुरानी विधियों से दंडित नहीं किया जाएगा, दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। अगर कोई कत्ल कर देता है वो अपनी सजा काट किया जाता है, तो ऐसा नहीं उसी क्राइम के लिए उसे दोबारा जेल में डाल दिया जाए, नहीं। तीसरा है कि अपने विरुद्ध गवाही नहीं देगा। अगर पुलिस आपको पीट कर ये बोल रही है कि बताइए आपने क्राइम किया है, तो आपको यही बोलना कि सर हमने किया है। पर अब जब आप मजिस्ट्रेट के सामने जाओ तो आप वहां पे मना कर देना कि सर मैंने नहीं किया है, हम पे दबाव डाला गया है, तो आपकी वही गवाही मानी जाएगी। यानी आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 सबसे महत्वपूर्ण, इसमें बताया गया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ये क्या होता है, यानी हमारा संविधान कहता है कि हम अपने जीवन के लिए अपनी बॉडी को लेकर स्वतंत्र है, यानी राज्य हमारा शरीर नहीं छीन सकता। अगर छीनेगा तो विधि की स्थापित प्रक्रिया, यानी पहले उस पर जुल्म बता, यानी उसने क्या अपराध किया वो बताना पड़ेगा। फिर उस अपराध से संबंधित हमारे संविधान में आईपीसी सीआरपीसी में क्या प्रावधान है, उसके अकॉर्डिंग एक प्रक्रिया चलेगी। उस प्रक्रिया में अगर हम गिल्टी होते हैं और उस गिल्टी के अकॉर्डिंग जो भी सजा है वो दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमें उठा के जेल में कर दिया गया और फांसी दे दी गई, नहीं। जो संविधान में लिखा गया है उसी के आधार पर हमारे प्राणों को छीना जा सकता है। इसी में कहा गया गरिमामय जीवन होगा। अब गरिमामय जीवन कैसा होता है कि हमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान दी जाएगी। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। रात को सोने का अधिकार होगा। ये जो संबंधित सभी अधिकार है वो किसमें, गरिमामय जीवन के अधिकार में। सबसे महत्वपूर्ण